नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर क्या गुपकार आवाज जाने या न जाने के कंफ्यूजन में है। 24 जून की मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में चुनाव का रोड मैप बताने वाले हैं या फिर कोई और बड़ा फैसला होने वाला है? तो आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको भारतीय नौसेना की उस समुद्र नीति के बारे में बताएंगे जिससे समुद्र में चीन की चालबाजी का गेम ओवर हो जाएगा। पिछले 1 साल की तैयारी चीन पर कितनी भारी हो गई है और कैसे अब भारत समुद्र में किसी भी दुश्मन की हर चालबाजी को डुबोने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये नौसेना के वाइस चीफ खुद आपको बताएंगे। आज हम आपको 2021 के उस बड़े एजेंडे के बारे में भी बताएंगे जिस एजेंडे में देश की आबादी को कंट्रोल करना है। असम की 2 बच्चों वाली नीति हो या फिर उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों वाली नीति की तैयारी हो। क्या ये संकेत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण वाले दिनों में हम अब आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा देखने वाले हैं या एक बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा जनसंख्या नियंत्रण? लेकिन खबरदार की शुरुआत कश्मीर में बड़ी हलचल से। 24 जून की मीटिंग का सबको इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल से ऐसी बातचीत की कोई पहल नहीं हुई और अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर न्योता दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा मैसेज। इस मैसेज को हमने डिकोड किया है। अनुच्छेद 370 के सभी 2 साल पहले कश्मीर पर यही माहौल था, ऐसा ही सस्पेंस था। धारा 370 हटाने की बातें हो रही थी, बाद में वही हुआ। अब 3 दिन से फिर से कश्मीर पर बड़ा सस्पेंस है और सबसे बड़ा सवाल है कि 24 जून की उस मीटिंग में क्या बड़ा फैसला होने वाला है, जिस मीटिंग के लिए पीएम ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया। ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से अनुच्छेद 370 हटा, जब से जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ, जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित हिस्सों में बांटा गया, तब से 2 साल में पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से मिलने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों के चलते, विशेष हालात, उनके मद्देनजर इस प्रकार की बैठकें की जाती हैं और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पहले भी अनेक बार इस प्रकार की बैठकें हुई हैं और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता की बहुत चिंता की है। फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। लेकिन 24 जून को होने वाली इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? इस मीटिंग में क्या चर्चा होने वाली है? यही सबसे बड़ा सस्पेंस है और इस सस्पेंस को उस सियासी हलचल ने और बढ़ा दिया जो सियासी हलचल 3 दिन से दिल्ली में लगातार हो रही है। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा 2 दिन में दूसरी बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर भी रक्षा मंत्री से मिले। इसके बाद दोपहर में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बड़ी मीटिंग बुलाई थी। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इसके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर बैक टू बैक 2 मीटिंग की थी। इसमें एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर 1 घंटे तक बातचीत हुई। इसमें राज्यपाल, एनएसए, गृह सचिव के साथ आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल थे। राज्यपाल के साथ एक अलग मीटिंग गृह मंत्री की हुई जिसमें विकास कार्यों पर बात हुई। इसी हलचल के बीच जब 24 जून को बड़ी मीटिंग की बात सामने आई और कश्मीर के राजनीतिक दलों को पीएम ने बातचीत के लिए बुलाया, तो सवाल उठे कि आखिरकार अचानक इस मीटिंग का मकसद और एजेंडा क्या है और क्या कश्मीर पर कोई और बड़ा फैसला होने वाला है। इस पर वैसे तो कई अटकलें चल रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 24 जून की इस मीटिंग में बड़ी चर्चा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के नए सिरे से सीमांकन यानी डीलिमिटेशन पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन पर 1 साल से काम चल रहा है और इसी पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आनी है।
इसी डीलिमिटेशन के बाद दूसरा चरण विधानसभा चुनाव का हो सकता है, क्योंकि नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में केंद्रीय शासन है और इस बीच 370 वाले फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया था। तब से ठप हुई राजनीतिक प्रक्रिया को डीडीसी के ऐतिहासिक चुनाव और पंचायत चुनाव से जरूर शुरू किया गया, लेकिन अब जब पीएम ने 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया है, तो पहली नजर में पीएम की मीटिंग का बड़ा एजेंडा जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को और तेज करना ही दिख रहा है, और जिसमें आगे ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। लेकिन सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का इस पर स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अभी तक इन दलों ने ये भी कंफर्म नहीं किया है कि 24 जून की मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपनी अपनी मीटिंग की। पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती पर फैसला छोड़ दिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती 24 जून की मीटिंग में शामिल होंगी, इसके आसार कम बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी की मीटिंग हुई, उसमें सबने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद पीएचडी की एक मीटिंग होनी है, वहां पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। पीएचडी की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी, उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो पीएचडी भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के सदस्यों को बताया है कि पीएम के साथ मीटिंग को लेकर उन्हें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की फारूक अब्दुल्ला के साथ मीटिंग हुई। अब मंगलवार को कश्मीर के गुपकार संगठन की मीटिंग होने वाली है, इसके बाद ही रणनीति साफ होगी। दिल्ली से कमलजीत संधू, श्रीनगर से अशरफ वाणी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मंगलवार को गुपकार अलायंस की पार्टियां मीटिंग करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब मीटिंग पर फाइनल फैसला किया जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 24 जून को सर्वदलीय मीटिंग का फैसला किया गया तो यह फैसला एक तरफा और अचानक नहीं हुआ होगा। इसके लिए जरूर पहले से कुछ बात की गई होगी, कुछ होमवर्क किया गया होगा और इसमें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा रोल भी दिखाई देता है। गुपकार संगठन ने भी अनुच्छेद 370 पर अपनी जिद को एक किनारे किया था जब उन्होंने डीटीसी के चुनाव में हिस्सा लिया था। अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातचीत की पहल हुई तो ये जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल दोनों अपने अपने स्टैंड में थोड़ी नरमी लाए हैं और इसी से जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव के आसार भी बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बावजूद केंद्र सरकार बीच बीच में ये कहती रही है कि ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। जब समय आएगा तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का हम दर्जा भी देंगे। इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव कराने का रोड मैप बनाने पर भी चर्चा होगी। चुनाव कराने के इस रोड मैप का पहला स्टेप डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को माना गया। 2 साल से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की स्थिति इस तरह थी। जम्मू में 37 सीटें, कश्मीर में 46, लद्दाख में 4 सीटें, कुल मिलाकर 87 सीटें होती थी। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया तो जम्मू कश्मीर में बची 83 सीटें। अब सीटों के परिसीमन के अनुसार जम्मू कश्मीर की 83 सीटों में 7 सीटें और बढ़ सकती हैं। मतलब यह हुआ कि अब विधानसभा में जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी कुल 90 सीटें। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा यह आरोप लगते रहे हैं कि जम्मू के प्रतिनिधित्व की अनदेखी हमेशा की जाती रही। आबादी की दृष्टि से जहां कश्मीर में कई सीटों पर वोटर 50,000 से भी कम हैं, तो वहीं जम्मू में कई सीटों पर 1 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं और इन्हीं विरोधाभासों को परिसीमन से दूर करना होगा और इसके हिसाब से नया चुनावी नक्शा भी तैयार करना है। और इसी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को पूरी तरह से तैयार होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब पुरानी राजनीति नहीं चल सकती। ये बात कश्मीर के नेताओं को भी बहुत अच्छी तरह से अब समझ जाना चाहिए और समझ में आना चाहिए।
तो ये तो बात हुई जम्मू कश्मीर के परिसीमन की और 24 तारीख को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की। तो खबरदार में अब खबर भारत की उस तैयारी की जो भारत ने पिछले 1 साल में चीन पर की और भारी भारत पड़ रहा है। हमने आपको यह दिखाया था कि कैसे चीन के बॉर्डर पर 1 साल में भारत ने खुद को कई गुना मजबूत किया है, जिससे चीन की हर चाल का जवाब दिया गया। लेकिन भारत हर मोर्चे पर न सिर्फ चौकन्ना है बल्कि चीन की हर चालबाजी को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी भी कर चुका है। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। भारत की समुद्री शक्ति को चीन के मुकाबले कमजोर समझा जाता था, लेकिन सिर्फ 1 साल में भारत ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत प्रीडेटर ड्रोन से समुद्र की निगरानी कर रहा है। 30 एक्स्ट्रा प्रीडेटर ड्रोन्स भी लिए जाएंगे, जिससे समुद्री सीमा पर दूर दूर तक हमारी निगरानी होगी। 6 नए सबमरीन बनाई जा रही हैं, 41 शिप बनाए जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि चीन की हर चुनौती से निपटने में हमारा देश भारत सक्षम है और अपनी पूरी शक्ति बढ़ा रहा है। दुश्मन के खिलाफ भारत की समुद्र नीति के बारे में हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अशोक कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। सरहद पर चीन जैसे दुश्मन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। फिर बात चाहे ड्रोन्स की हो, नए सबमरीन की हो, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, अभी हाल में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 6 नए सबमरीन बनाने के लिए तैयारी की है, उसका टेंडर जारी होगा। कितना बड़ा फैसला ये नौसेना के लिए है? ये बहुत बड़ा फैसला है। जैसे आपको मालूम है कि 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम के हिसाब से हमारा एक प्रोजेक्ट 75 जो स्कॉर्पियंस है, जो मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड में बनाए जा रहे हैं, अभी उसमें 3 ऑलरेडी कमीशन हो गए हैं और 3 अभी जल्दी आ जाएगा। अभी ये 75 इंडिया, जिसके लिए लास्ट स्टेज अप्रूवल जो डीएसी ने 4 जून को दिया था, दैट वाज फॉर बेसिकली एन अप्रूवल फॉर द ड्राफ्ट आरएफपी। वो अभी अगले हफ्ते इश्यू हो जाएगा और जैसे ही वो इश्यू हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है, जैसे आपको मालूम है मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो बिड करेंगे उसके लिए। और फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू हमारे कंट्री में 6 नए सबमरीन्स बनेंगे। सो द बिग एडवांटेज इज दैट जैसे पहले के सबमरीन, ये पहली बार हम सबमरीन नहीं बना रहे हैं, पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन ये अभी इस बार ये सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन जैसा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ है। इसके वजह से इसका डिजाइनिंग कैपेबिलिटी और उसका लाइफ टाइम मेंटेनेंस पूरा इंडिया में ही हो सकता है। तो इट्स अ ह्यूज स्टेप। अभी हम देखें जिस तरह के चुनौतियां हैं समुद्री सरहद पर, कितना अगर सबमरीन को हम देखें तो कितनी इंपॉर्टेंट है सबमरीन, और उसमें मेक इन इंडिया की हम बात करें, वो कितना बड़ा उसमें पार्ट होगा? सबमरीन्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरी बैलेंस फोर्स। नेवी ऐसा नहीं हो सकता कि on one aspect you are strong and the other you are weak. So we always have to be a very balanced force, and submarines are a critical component. So we have taken a long time for this approval because this is a strategic partnership model. ये पहला केस है तीनों सर्विस में से. So the process took a little longer क्योंकि हम भी सीख रहे हैं उसमें जो modification process में करना है वगैरह वगैरह. But I think this is a giant step. It will make our navy stronger definitely. And when it comes to Atmanirbhar Bharat and the Make in India concept is concerned, I think this is a giant step. इस वक्त हमने देखा कि जब लद्दाख में चीन सरहद पर तनाव था, तीनों सेनाओं में पहली बार एक नया तरह का फैसला आपने किया, जो प्रीडेटर ड्रोन्स सर्विलांस के लीज पर लिए गए, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा फैसला है और उससे क्या फायदा हमें समुद्री सरहद पर मिला? ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू हमने जल्दी 2 लिए थे. जैसे आपको मालूम है कैपिटल केस 30 का वो तो अलग से चल रहा है, लेकिन दिस 2 वे टेकन बेसिकली फॉर अस टू गेट अ हैंडल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द लॉन्ग एंड्योरेंस जो है इसका है, और बिकॉज ऑफ विच ज्यादा रेंज कवर सकते हैं, दैट हैज एनेबल्ड अस टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पिक्चर. वेदर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, वेल डीप इनटू द इंडियन ओशन, अभी हमारे पास पूरा डोमेन अवेयरनेस कंप्लीटली है. उससे क्या होता है एक्चुअली, आई कीप मेंशनिंग दिस दैट
there are 120,000 ships per annum that transit the ISLs of the Indian Ocean region. In addition, there are warships. At any given point in time, there are something like 80 to 90 warships of other extra regional forces which are operating within the Indian Ocean region. So this long endurance and big ranges has given us a massive advantage in ensuring that we have a complete picture of the entire region. हमने देखा कि जब लद्दाख में तनाव था उस दौरान आपने अपने P8I का भी इस्तेमाल किया वहां पर निगरानी के लिए, तो कितना फायदा मिला और इस वक्त इस दौरान किस तरह की एक्टिविटी, खासतौर से अगर हम चाइनीज शिप की बात करें, वो भी क्या हमने ड्रोन के जरिए और प्रीडेटर ड्रोन के जरिए अपने उनकी जानकारी ली है हमने? एक्चुअली जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, आवर जॉब इज टू इंश्योर दैट वी आर रेडी फॉर एनी ऑफेंसिव एक्शन or to defend any offense that may come on to our maritime interests in the maritime domain. So these kinds of, the first step in all this is surveillance and having a complete awareness of what is happening around us. And both the P8Is and these actually give us the benefit of ensuring that domain awareness is not restricted to the surface and to the ships alone, but also to the submarines underwater. So both these assets, whether it is P8I or the drones which have been leased, have been of extreme importance to us. जिस तरह के हालात हमने लद्दाख में देखे, एक तरह से चीन कहीं ना कहीं हमें चौंकाने में कामयाब रहा। इस तरह के अगर हम प्रेडेटर ड्रोन की बात करें, P8I की बात करें, तो आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी है, चीन समुद्र में कम से कम हमें नहीं चौंका सकता? हमारा एम हमेशा ये रहता है कि कोई भी हमें सरप्राइज नहीं करे एट सी। जैसे आपको मालूम है 26/11 इंसिडेंट जो हुआ था, जो हमें कोस्टल सिक्योरिटी की वजह से ब्रीच करके हमें सरप्राइज किए थे। So there are a lot of initiatives which are taken under the aegis of the NCS MCS. इसकी वजह से कोस्टल सर्वेलेंस नेटवर्क हो या नेशनल AIS चेन हो और लॉट ऑफ प्रोसीजरल करेक्शंस हो, जैसे AIS फिट होता है अभी लेस देन 300 टन्स वाला शिप्स में भी मोर देन 20 मीटर्स इन लेंथ, उन सब में AIS आ गया। फिर जो भी जहाज इंडिया में आएगा उसको एक पैंस कॉल लगाना पड़ता है, प्री अराइवल नोटिफिकेशन सिक्योरिटी, ऐसे प्रोसीजर्स भी बहुत सारे इंसर्ट किए थे। ये सब इसलिए किए हैं कि कोई हमें सरप्राइज ना करे। फिर भी कोई वेसल ऑफ इंटरेस्ट जो ये सब रूल्स फॉलो नहीं करता है, वो फिर भी कर सकता है। सो इसलिए ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट जो है, वेदर इट इज P8I और द लॉन्ग रेंज हाई एंड्योरेंस ड्रोन्स हो, ये सब हमें बहुत फायदा है। आर एम इज दैट कोई हमें मैरीटाइम डोमेन में सरप्राइज ना करे। एक सवाल, अगर हम तैयारियों की बात करें, अपनी कैपेबिलिटीज की बात करें, जो हमने शिप ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर हम आने वाले समय में लेंगे, अगर हम आने वाले दिनों की चुनौती को देखें, खासतौर से जो हमारा बड़ा अगर हम देखें चीन के तौर पर देखें, एसेट के मामले में हम कहाँ मुकाबला करते हैं चीन? एसेट्स के मामले में ऐसा नहीं है कि हम नंबर क्रंचिंग करें कि हमारे पास इतने जहाज है, उनके पास इतना है, और किसी के पास भी, बट येट नंबर्स का वी कांट विश अवे द नंबर्स आइदर। और हमें ये भी देखना है कि टेक्नोलॉजिकली वी मस्ट ऑलवेज रिमेन अहेड ऑफ द कर्व। सो वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इन दैट रिगार्ड। व्हेन इट कम्स टू जस्ट शेयर नंबर्स अलोन, एज यू आर अवेयर, देयर आर 41 ships which are under construction in various shipyards of the country today, including an aircraft carrier at Cochin Shipyard Limited. And then we also have the acceptance of necessity accorded by the Defence Acquisition Council for 49 ships. So as you just asked me about the submarines, we are well on our way not only to finish the Project 75 but to kickstart the Project 75 India with the RFP being issued very soon. स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब बात भारत की जनसंख्या और नियंत्रण की सरकारी कोशिशों की। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भुखमरी, जब जब इन समस्याओं पर हम ध्यान देते हैं तब तब बढ़ती जनसंख्या की समस्या हमें दिखाई देने लगती है। सवाल उठते हैं कि क्या जनसंख्या को लेकर हमारे देश में कभी कोई पॉलिसी बनेगी या फिर राजनीतिक नुकसान के डर से कोई भी इस दिशा में कोई काम नहीं करेगा। असम सरकार ने राजनीति के इस अघोषित कानून को तोड़ते हुए बड़ा फैसला लिया। राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। इस फैसले के तहत 2 से ज्यादा बच्चे वाले माता पिताओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा का ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि सरकार ने कुछ लोगों को इसमें रियायत भी दी है।
136 करोड़ की आबादी वाले देश में एक चीज बिल्कुल मुफ्त मिलती है और वो है खचाखच भीड़। सड़क पर ट्रैफिक से सामना, रेल और मेट्रो में सीट नहीं मिलती, हवाई अड्डे पर कतार, अस्पताल में बेड का इंतजार, नौकरियों के लिए वेटिंग बोर्ड के दर्शन। देश में जहां नजर डालिए वहीं इस भीड़ से सामना होता है। सवाल उठे कि जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे देश में आबादी को कंट्रोल करने की गंभीर शुरुआत कहां से होगी? इसका जवाब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने देने की कोशिश की है। असम सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में हम दो हमारे दो वाली जनसंख्या नीति लागू की जाएगी, यानी 2 चाइल्ड पॉलिसी। असम सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे। 2 चाइल्ड पॉलिसी राज्य में धीरे धीरे लागू की जाएगी। ऋण माफी हो या अन्य सरकारी योजनाएं, जनसंख्या मानदंडों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि ये नियम असम के चाय बागान श्रमिकों और SC/ST समुदाय पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में भी इस जनसंख्या कानून को लागू नहीं किया जाएगा। लोन रेहाई কক কিবাই কক আমি কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকত এবাৰ পপুলেশ্যন নৰ্মছটো আহি যাব। বাগিচা ST আৰু SC মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পপুলেশ্যন নৰ্মছটো নাহে। বাকি চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো সুবিধা ভৱিষ্যতে ললে কিন্তু পপুলেশ্যন নৰ্মছটো আহিয়ে যাব, কাৰণ পপুলেশ্যন পলিচিখন ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাহিৰত मुख्यमंत्री आवास योजना करिছে। पॉपुलेशन नॉर्म्स चाहिए लाहे लाहे एकेकुबे नाहे। नियंत्रण नीति को लेकर के एक लंबी बहस सालों से चली आ रही है, लेकिन शायद एक नीति की शुरुआत असम से हो जाए। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि जिनके 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे होते हैं, ऐसे में उन्हें कुछ योजनाओं से वंचित किया जाए। जाहिर है अगर इसकी शुरुआत होती है तो महज कुछ योजनाओं के साथ होगी, लेकिन अगर इसके परिणाम सकारात्मक होते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण की ये नीति पूरे देश को ही एक दिशा देगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पॉलिसी बनाने में असम देश के बाकी राज्यों से आगे है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में भी जनसंख्या को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। सितंबर 2017 में ही विधानसभा में जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति पारित की गई थी। इसका मकसद राज्य में छोटे परिवार को प्रोत्साहित किया जाना था। इस नीति के तहत सरकारी नौकरी पाने के लिए वो लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत राज्य में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव में 2 से अधिक बच्चे वाले की उम्मीदवारी खारिज हो जाती है। इसके साथ 1 जनवरी 2021 को असम कैबिनेट ने फैसला लिया कि जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और अब प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार के नए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसी नीति को आगे बढ़ाया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जगह हड़बड़ी में है। It should not be politically motivated. The government of Assam has to take the people who are working in this ground to control the birth. First of all, they have to find out the places where the birth is growing rate is more higher than the other places, and at the same time, they have to create an environment. Awareness is very much necessary. सोशल ग्राउंड है, किस वजह से ये सब को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो इन लोग का अगर कोई इकोनॉमिक या सोशल कंडीशन के वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल का बारे में जानकारी नहीं है तो उसका भी शिक्षा देना चाहिए और अच्छा ढंग से विदाउट कॉन्फ्रंटेशन पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को आगे लाना चाहिए। अभी करीब 10 दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का वो बयान विवादों में घिर गया था, जिसमें राज्य के अप्रवासी मुसलमानों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की गई थी। इस बयान के बाद सीएम पर आरोप लगे कि वो एक खास समुदाय पर निशाना साध रहे हैं। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden.
আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খুজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয় যাতে আলটিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স পভাৰ্টি ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে যদি immigrant Muslim adopt a decent family planning norms. So this will be my appeal to them. मुस्लिम इमिग्रेशन ने जब वो पंचायत का एक्ट बनाया है 2 बच्चे का वो फादर्स एंड मदर सिलेक्शन खेल सकते हैं नकरी के बारे में जो बताया है ये लोग तो माइनॉरिटी माइग्रेंट्स को अपोज नहीं किया सब लोग चाहते हैं कि बर्थ कंट्रोल रहे लेकिन ये जो पारपासफुली उसका स्टेटमेंट है हेमंत बिश्व शर्मा जी का ये स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल मोटिवेशन स्टेटमेंट है असम ही नहीं बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में भी राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है सरकार इस पर विचार कर रही है कि असम के तर्ज पर यूपी में भी सरकारी योजनाओं का लाभ अब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो 2 बच्चों की नीति का पालन करेंगे कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है पर इस बारे में समाज में जागरूकता होनी चाहिए और समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो हमारे देश के लिए हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और जनसंख्या कंट्रोल करने पर सहमति बनी है क्योंकि हर कोई अब ये समझता है कि बढ़ती आबादी के कारण धरती के सीमित संसाधन दबाव में हैं। लेकिन ये सोच अक्सर राजनीतिक नफे नुकसान के बोझ तले दब जाती है वोट बैंक की राजनीति हावी होती है गुवाहाटी से हेमंत नाथ के साथ आशुतोष मिश्रा दिल्ली आज तक। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अपने एक रिपोर्ट में यह कहा था कि भारत की जनसंख्या में अब से लेकर साल 2050 के बीच करीब 27 करोड़ 30 लाख लोगों की बढ़ोतरी होने की संभावना है मतलब यह हुआ कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण समय की मांग है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई बड़ा बदलाव हमारे देश में नहीं देखा गया जबकि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण का पहला प्रयास 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किया गया जब सरकार ने लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। इसके बाद आपातकाल के समय इंदिरा गांधी की सरकार ने फैमिली प्लानिंग को शक्ति से देश में लागू किया। सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई। 1980 के दशक में भारत ने हम दो हमारे दो की जनसंख्या नीति को लागू किया, लोगों को जागरूक किया गया और इसका असर आबादी पर पड़ा भी। हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 2 बच्चों की सीमा रखने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि जनसंख्या पर सरकारी नियंत्रण के फायदे क्या हैं और क्या ये दुनिया के दूसरे देशों पर असर रख पाए हैं। जनसंख्या नियंत्रण में चीन का उदाहरण बार बार हमें दिया जाता है। 1979 में चीन में शहरी परिवार के लिए 1 बच्चा जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए 2 बच्चे जन्म देने की नीति बनाई गई। उस समय चीन की सरकार ने यह कहा था कि गरीबी मिटाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन इससे हुआ ये कि चीन कुछ ही सालों में बुजुर्गों की तादाद में बहुत वहां पर तेजी देखी गई और चीन में बुजुर्गों की तादाद काफी बढ़ गई। 2013 में चीन ने अपनी नीति में बदलाव किया, उन दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की आज्ञा दी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। 2016 में चीन ने सभी बच्चों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी। ऐसा बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या से निपटने और कम होती श्रमिक संख्या को बढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन 2 बच्चे नीति के बावजूद 2019 में हर 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या 10.48 के रिकॉर्ड कम स्तर पर वहां पर पहुंच गई। 2018 में यह संख्या 10.94% थी जबकि 2019 के मुकाबले 2020 में चीन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में 15% की गिरावट आ गई। चीन के विशेषज्ञों ने सरकार को यह राय दी कि जल्द से जल्द अधिकतम 2 बच्चे पैदा करने की नीति को हमें बदलना होगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगले 5 सालों में हर साल में 1 करोड़ से भी कम बच्चे पैदा होंगे। इसके बाद चीन ने 31 मई 2021 को एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव किया जिसके तहत बच्चों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया। ये चीन की बात थी, चीन में ऐसा कहा गया।
कल यानी 21 जून को पूरा देश एक बार फिर से योग दिवस मनाएगा। ये एक ऐसा दिन है जब पूरी दुनिया योग को प्रणाम करती है। कल योग दिवस पर कई बड़े कार्यक्रम होंगे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी और योग गुरु कुछ घंटे का इंतजार है जब दुनिया भर के लोग 7वें योग दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाएंगे। भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी। तब से अब तक साल दर साल इसका भव्य आयोजन हुआ है। सिर्फ पिछली बार कोरोना के खतरे की वजह से इसे टाल दिया गया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वीडियो संदेश जारी किया था। आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो तैयारी 7वें योग दिवस की भी हो चुकी है। हालांकि इस बार का आयोजन बदला सा है। हर बार की तरह सामूहिक आयोजन न होकर अब की बार वर्चुअल प्रोग्राम होने जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से टीवी पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7 बजे से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद 15 धार्मिक गुरु और योग गुरुओं का भी संबोधन है। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से योग का परफॉर्मेंस होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता का ये 7वां साल है और इस बार थीम रखा गया है योग फॉर वेलनेस, यानी स्वास्थ्य के लिए योग। योग का सीधा अर्थ जोड़ है। जोड़ प्रकृति का जीव से, योग बेहतर स्वास्थ्य का जीवन से। योग इंसान को योग्य बनाता है, योग इंसान के रोग भगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करते हैं। उन्होंने कई अवसर पर कई मंचों से योग का बखान किया। उन्होंने कई बार बताया कि योग दुनिया को गंभीर बीमारियों से कैसे बचा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे समय में जब कोरोना जैसी भयानक आपदा से पूरी दुनिया दो चार हो रही है, ऐसे ही समय में योग का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय संस्कृति, या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति में रचा बसा है योग। आदि योगी शिव को योग का संस्थापक माना जाता है। मतलब ये कि भारतीय जीवन में योग की साधना हर काल में होती आई है, मगर योग को विश्व स्तर पर कई गुना ज्यादा ख्याति मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, क्योंकि योग प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या में शामिल है। अक्सर उनकी योग करते हुए तस्वीरें कई बार दिख चुकी हैं। कई मंच पर पीएम मोदी योग की खासियत का बखान भी कर चुके हैं। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में उस वक्त बजा जब महासभा ने 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर
तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मौजूदा समय में योग कितना जरूरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खास रहने वाला है। लोग योग अपनाएंगे, शरीर स्वस्थ बनाएंगे। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।